जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए हम आज बात करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डीके दयालु क्लासेस में क्लास 10वीं के चैप्टर 5 नागरी लिपि जो गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई है कहानी, उनके प्रश्न एवं उनके उत्तरों का संग्रह। नागरी लिपि यानी गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि किसने लिखा है? तो गुणाकर मूल्य। इन लेखक के परिचय। हिंदी के महान प्राचीन शास्त्र विशेषज्ञ गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में सन 1935 में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में यानी अपने गांव में ही रहकर मराठी भाषा में सीखी थी या पाई थी। मिडिल स्तर तक मराठी में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की तथा हिंदी में अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय में एमए किया। इनका निधन 2009 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर क्या मारना है? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। और गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का निधन तो 2009 और जन्म कब हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था 1935 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 1, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो कवि कहते हैं कि 2 सदी पहले यानी 200 वर्ष पहले जब सर्वप्रथम इस लिपि के टाइप तैयार हुए और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। कवि कह रहा है कि 2 सदी पहले यानी 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम इस लिपि के टाइप तैयार हुए यानी लेख तैयार हुए, इसमें पुस्तक जब छपने लगी तब देवनागरी लिपि के अक्षरों में क्या हुई? तो अस्थिरता आ गई। क्या हो गई? तो अस्थिरता आ गई। अब प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है, यानी देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां नेपाली आदि भी देवनागरी लिपि में क्या किए जाते हैं? तो लिखी जाती है। तो प्रश्न क्या लिखना है? एग्जाम में प्रश्न आएगा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो आंसर होगा देवनागरी लिपि में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां नेपाली आदि लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो लेखक ने संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, बांग्ला तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। आइए हम आज बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है? नंदी नागरी किसे कहते हैं और किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है? तो उत्तर है कि दक्षिण भारत की आरंभिक लिपि यानी दक्षिण भारत में जो है ना शुरुआत में आरंभिक लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। दक्षिण भारत में दक्षिणी भारतीय राज्य में जो है आरंभिक लिपि नागरी ही नंदी नागरी कहते हैं। लेखक ने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं आरंभिक लेख? तो दक्षिण भारत से ही मिले हैं। कोंकण के शिलाहार, मौन्यखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के
राजाओं के लेखकों की लिपि नंदी नागरी ही थी। ब्राह्मणी प्रश्न संख्या 6, ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीरें छोटी या तिकोन जैसी है। कह रहा है ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों यानी ऊपर लकीर क्या होती है? छोटी और तिकोन जैसी होती है। जबकि नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इस लिपि के अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। क्या होते हैं? पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरों रेखाएं यानी सिरों पर रेखाएं उतने ही लंबी होती है कि जितनी के अक्षरों की चौड़ाई होती है। यानी नागरी लिपि में जो है ना अक्षरों के सिरों पर जो है लकीर क्या होती है? लकीरें पूरी होती है और रेखाएं उतने ही लंबी होते हैं जितनी कि हम लोग पूरे अक्षर को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 8, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? लेखक उत्तर है कि नागरी शब्द को देवनागरी क्यों कहा जाता है। इस संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत है, यानी सभी विद्वानों के क्या है? अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। तो कुछ के मतानुसार शेष नगर तो मात्र नगर है, किंतु काशी देवनगरी है। किंतु काशी क्या है? किंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। लेकिन लेखक इसे क्या मानते हैं? संकुचित मानते हैं, यानी क्या सच्चाई नहीं मानते हैं। प्रश्न संख्या 10, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो लेखक का कहना है कि ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों के मध्य, ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों के मध्य नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो चुकी थी। यानी पूरे देश में क्या हो चुकी थी? नागरी लिपि जो पूरे देश में फैल चुकी थी, व्याप्त हो चुकी थी। उस समय तक यह लिपि सार्वदेशिक लिपि बन गई थी। देश भर से इस लिपि में लिखित बहुत सारे लेख मिलते हैं। लेखक का कहना है कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदियों के मध्य नागरी लिपि जो पूरे देश में काफ़ी व्याप्त यानी पूरी तरह फैल चुका था। उस समय तक यह लिपि सार्वदेशिक लिपि बन गई थी। देश भर से इस लिपि में लिखित बहुत सारे लेख मिलते हैं। इस प्रकार चैप्टर 5 के सभी प्रश्नों को एवं उत्तर को हमने काफ़ी महत्वपूर्ण एवं गहनतापूर्वक आपके सामने रखने की कोशिश किए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दें, ताकि मेरा वीडियो जल्द से जल्द आपके तक पहुंच सके।